जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा सिटी मेंस ग्रुप डी 2025 की संकल्प सीरीज जीके जीएस की क्लास हिस्ट्री हमारी चली हुई है। इसके बाद हम भूगोल की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल आप ये मान के चलो कि आपको क्रीम निकाल के दिया जा रहा है। ठीक है, हर चैप्टर का हर टॉपिक की क्रीम निकाल के दी जा रही, बस आप ये समझ लेना। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डेली दोपहर को 12 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलती है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। क्लासेस की PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को अन्य किस नाम से जाना जाता था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1539 में फरीद खान ने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को हराया और उसके बाद इसने सम्राट के रूप में शेरशाह की उपाधि धारण की। बहार खान लोहानी ने फरीद खान को शेर खान की उपाधि से सम्मानित किया क्योंकि इसने तलवार के एक वार से बाघ को मार दिया था। देखिए जैसे ऐसी बातें है ना, ऐसी बातें लिखने की जरूरत नहीं है आपको। बस आपको लिखने की मेन क्या लिखोगे, क्वेश्चन लिख लिया और आंसर लिख लिया। जैसे इसका आंसर शेरशाह, क्वेश्चन लिखा और सीधा आंसर लिख दिया। फिर आप क्या लिखोगे, चौसा की लड़ाई 1539 में फरीद खान हुमायूं के बीच में। ठीक है, उसके बाद शेरशाह की उपाधि धारण की। बस इतना ही लिखना आपको। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बुलंद दरवाजे का निर्माण नहीं करवाया गया था। बाकी शालीमार बाग ये लिखना है, जैसे आपको शालीमार बाग, लाल किला, जामा मस्जिद दिल्ली के अंदर, इनका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। बुलंद दरवाजे को अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त करने की याद में 1602 ईस्वी में बनवाया था। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम भव्यता का द्वार या गौरव का द्वार है। इसके अलावा अन्य इमारत लाल किला, जामा मस्जिद, शालीमार बाग के साथ साथ मोती मस्जिद, हस्तसाल में मिनी कुतुब मीनार का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? ध्रुपद शैली, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तानसेन की जन्मभूमि ग्वालियर, कर्मभूमि रीवा रही। आज यह गुजरी महल संग्रहालय के रूप में है, जिसमें संगीत की गौरवशाली परंपरा के शिलालेख मौजूद हैं। तानसेन एक महान संगीतकार थे। वे मुगल सम्राट अकबर के दरबार में उनके नवरत्नों में से एक थे। अकबर ने ही तानसेन को मियाँ का शीर्षक दिया। इसमें जैसे इंपॉर्टेंट क्या लिखोगे, इंपॉर्टेंट एक ही बात लिखोगे, सीधा क्वेश्चन लिखा, आंसर लिखा, ध्रुपद शैली। और इसमें आप लिखोगे भाई उनकी जन्मभूमि ग्वालियर, कर्मभूमि रीवा। मेन इंपॉर्टेंट लिखोगे तानसेन एक संगीतकार था, अकबर के दरबार में, अकबर के नवरत्नों में से एक था, अकबर के दरबार में। बस इतना ही लिखोगे। मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर क्या कर दी गई? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मुर्शिदाबाद कर दी गई। मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद कर दी। मुर्शिद कुली खान मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। मुर्शिद कुली खान की नियुक्ति बंगाल के सूबेदार पद पर 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा की गई थी। मुर्शिद कुली खान ने मुर्शिदाबाद स्थित कटरा मस्जिद का निर्माण करवाया। ये इंपॉर्टेंट बात जैसे आपको लिखने की है, कटरा मस्जिद का निर्माण मुर्शिद कुली खान ने करवाया। बंगाल का नवाब खुद को घोषित किया और अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ठीक है भाई, किसने अपनी राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद कर दी? तो मुर्शिद कुली खान ने। ठीक है, शिवाजी ने अपने शासनकाल में हिंदुओं में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए किस पर्व की शुरुआत की थी? राइट ऑप्शन रहेगा गणेश चतुर्थी। मान्यता है कि छत्रपति शिवाजी ने अपनी माता जीजाबाई के साथ मिलकर मुगल शासन के दौरान अपनी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए गणेश चतुर्थी की शुरुआत की थी। मेन इंपॉर्टेंट क्या लिखोगे भाई, क्वेश्चन लिखा, आंसर लिख दिया और यहाँ पे लिखोगे माता का नाम लिख दोगे जीजाबाई। यहाँ पे ये बात लिखोगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में गणेश चतुर्थी का सार्वजनिक पौधरोपण किया था।
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर किस स्थान पर भेजा गया था? बिठूर भेजा गया था। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया? 1816 से 1819 के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर में भेज दिया गया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी। इस युद्ध के बाद पेशवा शासन का औपचारिक रूप से अंत हो गया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी लड़ा गया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 लड़ा गया। ये बातें आपको लिखने की जरूरत है सभी के सभी। शिवाजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर वसूल किया जाता था? सरदेशमुखी। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सरदेशमुखी कर उस भूमि पर 9 से 10% का कर होता था जिस पर मराठों ने वंशानुगत अधिकारों का दावा किया था। शिवाजी के शासनकाल में चौथ नामक कर भी लिया जाता था, ये लिखना है आपको। जो भू राजस्व का 1/4 होता था, यह मराठों के छापों से बचने के लिए दिया जाता था। काठी नामक मापने वाली छड़ का उपयोग करके भूमि को मापा जाता था। छत्रपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? यहां पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जयसिंह रहेगा। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह को छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए भेजा था। इस युद्ध में राजा जयसिंह ने मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज को पराजित कर दिया, जिसके तदुपरांत शिवाजी महाराज को पुरंदर की संधि यानी कि 1665 करनी पड़ी। शिवाजी का जन्म इनमें से किस जिले में हुआ था? राइट ऑप्शन रहेगा शिवनेरी। शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी को शिवनेरी के दुर्ग में हुआ। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ। राज्याभिषेक होने के पश्चात इनको छत्रपति की उपाधि से सुशोभित किया गया। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हो गई थी। मराठों ने किस वर्ष में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1761 में। आप लोग जानते होंगे मराठा अहमद शाह अब्दालियों के बीच में युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिव भाऊ, अफगानी सेना का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने किया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना हार गई थी। निम्न में से किस पेशवा को नाना साहेब के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए, बालाजी बाजीराव। पेशवा बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से जाना जाता था। बालाजी विश्वनाथ, इनको प्रथम पेशवा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। बाजीराव यानी कि इनको पेशवा बाजीराव प्रथम के नाम से भी जाना जाता था। पेशवा बाजीराव प्रथम छत्रपति शाहूजी महाराज के पेशवा नियुक्त हुए थे। तांत्या टोपे का वास्तविक जो नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था। वर्ष 1857 ईस्वी के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में तांत्या टोपे ने कानपुर में सेना का नेतृत्व किया था। अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था? ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव के द्वारा पूर्ण किया गया था। अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की नींव सिखों के चौथे गुरु हुए हैं श्री रामदास जी ने रखी थी और सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव ने 1588 ईस्वी में से पूर्ण करवाया। यह स्वर्ण मंदिर अमृतसर के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक है। इसे श्री हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। गुरमुखी का अर्थ है गुरुओं के मुख से निकली हुई, अर्थात गुरुओं के मुख से निकली वाणी। इस लिपि में 3 स्वर हैं और 32 व्यंजन हैं। इसकी शुरुआत गुरु अंगद देव के द्वारा की गई। गुरमुखी लिपि की वर्णमाला में प्राय संयुक्त अक्षर नहीं होते हैं, लेकिन इसमें अनेक संयुक्त ध्वनियां होती हैं। गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? सिख धर्म का। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ है। इसका संपादन सिख समुदाय के
5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश पर्व 1604 ईस्वी को हरमिंदर साहिब अमृतसर में मनाया गया था। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना किस ईस्वी यानी कि शताब्दी में की थी? 15वीं शताब्दी में। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गुरु नानक देव जी के द्वारा सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में की गई थी। गुरु नानक देव जी के अनुयायी सिख कहलाए। गुरु नानक देव जी ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया, जिसे गुरु अंगद देव ने स्थायी बना दिया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने किस वर्ष में खालसा पंथ की स्थापना की थी? 1699 में की थी। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने वर्ष 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। यह बैसाखी का दिन था। इस दिन उन्होंने 5 प्यारों को अमृत पान करवाकर खालसा पंथ की स्थापना की और फिर 5 प्यारों के हाथों से खुद भी अमृत पान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर बसाया था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। कुतुब शाही वंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर बसाया गया था। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि हैदराबाद शहर कहां पर बसा हुआ था, कौन सी नदी पर के किनारे बसा हुआ था? मूसी नदी। हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में हुई थी। हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य में स्थित है गोल गुंबद। आदिल शाह का मकबरा अर्थात गोल गुंबद भारत के कर्नाटक राज्य के बीजापुर शहर में है। यह मकबरा आदिल शाही वंश के 7वें सुल्तान मोहम्मद आदिल शाही और उनके कुछ परिवार वालों का है। इसका निर्माण फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूत ने किया था। यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला की शैली पर आधारित है। ये बात आपको याद रखनी है कि जो गोल गुंबद है वो कौन सी वास्तुकला पर आधारित है? इंडो इस्लामिक वास्तुकला की शैली पर। 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर कब्जा कर लिया और आदिल शाही वंश का अंत हो गया। जैन उल आबदीन अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता था। वह किस साम्राज्य का सुल्तान था? ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर का सुल्तान था। जैन उल आबदीन 1420 से लेकर 1470 ईस्वी कश्मीर साम्राज्य का सुल्तान था। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव तथा अपने अच्छे कार्यों के कारण ही उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था। उसने अपने शासन के दौरान हिंदुओं को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की थी। जैन उल आबदीन ने अपने राज्य में जजिया कर हटाया और गाय का वध निषिद्ध कर दिया। तो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि जजिया कर किसके द्वारा हटाया गया था? जैन उल आबदीन के द्वारा अपने राज्य के अंदर, और गाय का वध निषिद्ध कर दिया था। जैन उल आबदीन कुतुब नाम से फारसी में कविताएं भी लिखता था। मध्ययुगीन काल में सरकी राजा ने अटाला मस्जिद को किस स्थान पर बनवाया था? ऑप्शन नंबर बी, जौनपुर। जौनपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित एक प्रसिद्ध मस्जिद है। इस मस्जिद को सरकी राजवंश के शासक इब्राहिम शाह ने 1408 ईस्वी में बनवाया था। भारत में वास्को डी गामा सर्वप्रथम कहां पर उतरा? कालीकट। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत में वास्को डी गामा सर्वप्रथम मई 1498 ईस्वी को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट तट पर पहुंचा था। भारत पहुंचने पर कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन, तो आपसे किस प्रकार लिखोगे, नोट्स किस कैसे बनाने हैं भाई? क्वेश्चन लिखा, आंसर लिखा, 1498 ईस्वी, केरल के कोझिकोड, कालीकट, ब्रैकेट में लिख दोगे। ठीक है, शासक कौन था? जमोरिन था। उसका स्वागत किया। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा फिर दूसरी बार भारत आया और कोच्चि के राजा से व्यापार करने का समझौता किया। फिर तीसरी बार 1524 में आया, भारत पहुंचा, उसे कोच्चि में ही दफनाया गया था। लेकिन बाद में 1538 ईस्वी में 1538 में उसकी पुण्य कब्र खोदी गई और उसके अवशेषों को पुर्तगाल वापस ले जाया गया। किस विदेशी शक्ति ने भारतीय काली मिर्च के व्यापार को शाही एकाधिकार बना दिया? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने भारत में काली मिर्च के व्यापार पर अपना अधिकार स्थापित किया था। उन्होंने काली मिर्च के व्यापार में काफी मुनाफा कमाया था। काली मिर्च के व्यापार में मुनाफा कमाने और पुर्तगालियों के भारत आने के बाद भारत और यूरोप के बीच व्यापार में एक नया युग शुरू हुआ। पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला कारखाना
कालीकट में स्थापित किया। पुर्तगालियों ने अपना दूसरा कारखाना कन्नूर में स्थापित किया। भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय लोग कौन थे? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी को भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत की पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। जैसे अपने ये बातें पहले वाले क्वेश्चन में लिख ली थी, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस ये लिख सकते हो कि समुद्री मार्ग की खोज की। भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों का क्रम कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए, ये बात इंपॉर्टेंट है, मेन इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है। सबसे पहले यूरोपीय शक्तियों का क्रम, यानी कि सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों के बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए और फिर फ्रांसीसी आए। मेरे दोस्तों, पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए और फिर फ्रांसीसी आए। गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई? ऑप्शन नंबर सी, 1961 में प्राप्त हुई। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 ईस्वी में किया गया था। 1510 ईस्वी से 1961 ईस्वी, लगभग 450 वर्ष तक गोवा पुर्तगालियों के अधीन रहा। ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को स्वतंत्र करा लिया। केप ऑफ गुड होप कहां पर स्थित है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। केप ऑफ गुड होप से होकर ही पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा कालीकट के तट पर पहुंचा था। केप ऑफ गुड होप पर पहुंचने का श्रेय सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यक्ति बार्टोलुमो डियास को जाता है। केप ऑफ गुड होप का अन्य नाम उत्मासा अंतरीप है। क्या है? उत्मासा अंतरीप है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हेक्टर मुनरो ने किया था। यह लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर, बिहार के बक्सर में लड़ी गई थी। बक्सर युद्ध कब लड़ा गया था? मेन इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इस लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई थी। इस जीत के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना शासन पूरी तरह से स्थापित कर लिया था। इस लड़ाई में अंग्रेजों के विरुद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाद उद दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाएं लड़ी थी। इस लड़ाई के बाद वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। कब हुई इलाहाबाद की संधि? 1765 में। इस संधि के तहत मुगल सम्राट ने बंगाल अंग्रेजों को दे दिया था। पलासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पलासी का युद्ध कब लड़ा गया? 23 जून 1757 को। पलासी नामक स्थान पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। पलासी का युद्ध तत्कालीन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव की सेना के मध्य हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त बंगाल का प्रथम गवर्नर था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली का जनक कहा जाता है। एंग्लो मैसूर युद्ध 18वीं शताब्दी के दौरान मैसूर के शासकों और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़े गए कौन से युद्धों की एक श्रृंखला थी? ऑप्शन नंबर बी, 4 युद्धों की एक श्रृंखला थी। एंग्लो मैसूर युद्ध 18वीं सदी के दौरान मैसूर के शासकों और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़े गए 4 युद्धों की एक श्रृंखला थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा मैसूर साम्राज्य के बीच 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। भाई इनकी डेट पूछी जाती है, ठीक है, सेम टू सेम इनकी जो डेट है वो पूछी जाती है। आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ हुआ था? श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम के युद्ध के साथ समाप्त हुआ था। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध बताया आपको 1767 से 69। गवर्नर जनरल कौन था? हैरी वेरलेस था।
कौन सी संधि हुई उसके तहत? मद्रास की संधि हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में लड़ा गया। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? वारन हेस्टिंग्स थे। मंगलोर की संधि उसके तहत हुई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, कार्नवालिस गवर्नर जनरल थे। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 और वेलेजली गवर्नर जनरल थे। ये बात याद रखनी है, कब लड़ा गया, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, कौन सी संधि के तहत युद्ध समाप्त हुए। ठीक है, कौन सा युद्ध कौन सी संधि के तहत समाप्त हुआ? श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? टीपू सुल्तान की। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी को हुई थी। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था। वांडीवास का निर्णायक युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था। वांडीवास का निर्णायक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेजों के हाथों बुरी तरह पराजित हुए तथा फ्रांसीसियों को पांडिचेरी अंग्रेजों के हाथों में सौंपना पड़ा। किस संधि के परिणाम स्वरूप रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अक्षेत्रों का सीमांकन हुआ? ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर की संधि के परिणाम स्वरूप। अमृतसर की संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी। यह संधि 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। इस संधि पर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से चार्ल्स मेटकॉफ ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के अनुसार सतलुज नदी को सिख साम्राज्य और ब्रिटिश भारत के बीच सीमा बनाया गया। निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सर हयूरोज ने की थी। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वर्ष 1858 में जनरल हयूरोज की कंपनी बलों ने झांसी के किले की घेराबंदी की थी। झांसी के किले का निर्माण ओरछा के शासक राजा वीर सिंह देव ने करवाया था। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था? महाराजा गंगाधर राव से हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई। ग्वालियर में ही इनकी समाधि स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व कहां से किया था? झांसी से किया था। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से कहां पर मना किया था? तो यहां से पूछा गया है, तो राइट ऑप्शन रहेगा बैरकपुर। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा भाई। मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सैनिक थे। उन्होंने जानवरों की चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से संबंधित ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बैरकपुर में विद्रोह किया था। उन्हें 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में फांसी दे दी गई। इन्हें 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। 10 मई 1857 को ब्रिटिश भारत में 1857 का विद्रोह निम्नलिखित में से किस शहर से हुआ था? इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स में देना है। क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हिस्ट्री कब खत्म होगा? भाई 400 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन में हिस्ट्री खत्म हो जाता है क्या? ठीक है, तो मैं आपको 400 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा भाई हिस्ट्री में। तो वैसे तो 400 में भी खत्म नहीं होता, लेकिन आप अगर एक्सप्लेनेशन भी पढ़ोगे साथ के साथ में आपके 1000 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, क्योंकि हर एक्सप्लेनेशन के साथ कम से कम 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं इंपॉर्टेंट। तो 400 ये और 2-2 क्वेश्चन हर एक्सप्लेनेशन के साथ, तो लगभग 1000 प्लस हो गए हिस्ट्री के क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर रह गए अलग। ठीक है, तो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, लगेंगे कम से कम 4-5 दिन और। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।